एक दिन हम भाग रहे थे वहाँ पे मॉर्निंग में, तो मैंने वो कैप पहना हुआ था, ऐसे जो कैप होता है जिसके आगे पी लगा होता है। तो वो बारिश हो रखी थी, नीचे कीचड़ वीचड़ से बचाते हुए भाग रहे थे, तो आगे एक पेड़ का तना गिर गया था, एक बड़ी सी टहनी गिर गई नीचे, तो वो सर पे आगे लग गई थी। तो सर पे सीधा लगा तो मेरी बॉडी आगे चली गई, गर्दन पीछे रह गया, सो आई जस्ट फेल सीधा। उसके वजह से यहाँ पे जो डिस्क होती है C5 C6 वो बाहर आ गई। आपका मॉडलिंग में जो आपने स्विच किया उसका क्या मोटिवेशन था? क्या यही स्टोरी थी कहीं ना कहीं मोटिवेशन, या पहले से इंटरेस्ट था? जिस दिन आर्मी छोड़ी ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है। मैं एक लोकल बार्बर के पास गया, मैं लगा यार इसको थोड़ा ठीक कर दे, बहुत टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, क्योंकि पहली बार दाढ़ी उगा रहा था मैं। एग्जैक्टली। तो बोल रहा आप कबाली जैसे लग रहे हो। तो मेरे को नहीं मालूम था क्या कबाली कर रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि वो मूवी है, रजनीकांत की मूवी है। मतलब क्या कबाली, मेरे को नहीं मालूम। फिर उसने अपना YouTube लगा के मेरे को कबाली दिखाया कि मतलब हाँ ठीक है यार, मेरा जो जैसे तेरे को करना है कर ले यार। उसने ठीक ठाक किया। उसके 3-4 दिन के बाद आई वॉज एट द एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट में एक बंदा साथ में बैठा हुआ था, 2 सीटें छोड़ के, वहाँ वी वर वेटिंग फॉर द फ्लाइट गेट के पास। तो वो मेरे पास उठ के आया कि आप मेरी मूवी में काम करोगे। ओह गॉड। आर्मी का सबसे अच्छी बात है एवरी ईयर, हर साल आपका मेडिकल होता है। आर्मी पर्सन की लाइफ का जो एक दिन है, अगर उसको आप मेंशन कर सके, कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं? 5 बजे तो आप रेडी होते हो हर रोज सुबह। उसके बाद हर रोज आपका PT होता है, आपका ड्रिल होता है जो परेड में सिखाया जाता है, पूरा मार्च पास्ट वगैरह वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आफ्टरनून में आपके गेम्स होते हैं या क्रॉस कंट्री होता है। और रात को फिर फिजिकल रूटीन है, वो इतना टाइट रहता है कि जब आप रात को बिस्तर पे लेटते हो और सर लगता है तो पता नहीं लगता कि सुबह कब होगी। क्या अभी भी जितनी भी आपकी आर्मी की ट्रेनिंग्स रही हैं, लर्निंग्स रही हैं, आपको अपने थॉट्स को डीक्लटर करने में और क्लैरिटी मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं? बिल्कुल। आर्मी का जो ट्रेनिंग है वो इतना सख्त ट्रेनिंग है, वो कभी जाता नहीं है जिंदगी में। वो आई थिंक जब मैं जाऊंगा तभी मेरे साथ ही जाएगा। मेंटल हेल्थ के लिए भी स्पेसिफिकली कुछ अलग एक्सरसाइज या ट्रेनिंग कराई जाती है? कुछ गेम्स होते हो? गेम्स, रिक्रिएशनल गेम्स होते ही हैं। शाम को हम जैसे गेम्स खेलते हैं, इवनिंग में हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सबका अलग अलग। देन हमारे पास हमारे उस टाइम पे क्लब एक्टिविटीज भी होती थी। आपने ना अलग अलग टाइम्स में सर्व किया होगा, अलग अलग वेदर्स में सर्व किया होगा, तो क्या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वेदर चेंज होते रहते हैं, तो बॉडी इन सारी चीज़ों को कैसे अडेप्ट करती है उस टाइम पर? हमारे फौज में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एक्लेमेटाइजेशन। जब हम हाई एल्टीट्यूड में किसी की पोस्टिंग आती है, वहाँ जाना होता है, तो उसको पर्टिकुलर अलग अलग लेवल्स पे एक्लेमेटाइज किया जाता है। सपोज आप एक सियाचिन में जा रहे हो, हाई पीक्स पे जा रहे हो, तो नीचे जो है पहले एक बेस कैंप में होगा, वहाँ पे आपको 6-7 दिन रखा जाएगा, सो दैट आप अडेप्ट हो। आर्मी पर्सन तो उनको क्या खाने में दिया जाता है, उनका डाइट कैसा रहता है? आर्मी में हर एक का राशन बंधा हुआ है कि हर पर पर्सन के लिए इतना ग्राम हर रोज का आटा है, इतना चावल है, इतना बटर है, इतना तेल है, इतनी चीनी है। उसके हिसाब से ही खाना बनता है। पहले मैं मानता था लक फैक्टर, अभी लेकिन लक फैक्टर नहीं मानता। अभी मानता हूँ कि कोई एनर्जी है जो ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। अभी तक आपने एनबीटी लाइव पर बहुत सारे डॉक्टर्स को सुना है, उनकी एडवाइसेस भी ली हैं और आई थिंक फॉलो भी की होंगी। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ कोई डॉक्टर नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने आर्मी में 21 सालों तक सर्व किया है। उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, और अब वो एक एक्टर की तरह, एक मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। क्या था वो इंसिडेंट, किस तरह से उन्होंने अपने फिटनेस रूटीन को चेंज किया, और भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आज इस सेशन में होने वाली है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन मेहता। नितिन सर जो हैं, उन्होंने, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आर्मी में 21 सालों तक सर्व किया है। हम आज उनसे जानेंगे कि एक आर्मी पर्सन की लाइफ कैसी दिखती है, किस टाइप की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, डाइट का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, मेंटली वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और अब जब वो एक्टिंग का अपना जो पैशन है वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर नितिन सर से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। नितिन सर, आपका एनबीटी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर जैसे कि मैंने बताया कि आपने आर्मी में 21 सालों तक सर्व किया है, तो आई थिंक आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर हम बात करें आर्मी की, तो वहाँ पे फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो किस तरह का रूटीन फॉलो किया जाता है? अगर मैं बात करूँ एक आर्मी पर्सन की लाइफ का जो एक दिन है, अगर उसको आप मेंशन कर सके, कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ट्रेनिंग से स्टार्ट करूंगा। लाइक 12th के बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ गया था। परफेक्ट। वहाँ पे एक्चुअल जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग आपको बनाती है आगे के लिए तैयार करती है, पूरे आगे के लिए। तो वहाँ जो शेड्यूल होता था वो हर रोज़ का, मतलब 5 बजे तो आप रेडी होते हो हर रोज़ सुबह। उसके बाद हर रोज़ आपका पीटी होता है, आपका ड्रिल होता है जो परेड में सिखाया जाता है, पूरा मार्च पास्ट वगैरह वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आफ्टरनून में आपके गेम्स होते हैं या क्रॉस कंट्री होता है। और रात को फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और होती हैं। तो ये तो आप लगातार 3 साल कर ही रहे हो। ठीक है। ये तो ऑफिशियल बता रहा हूँ। अच्छा। अनऑफिशियली चीजें तो बहुत कुछ होती हैं जो बिहाइंड द सीन होती रहती हैं। बेसिकली वो आपको मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए। तो जो फिजिकल रूटीन है वो इतना टाइट रहता है कि जब आप रात को बिस्तर पे लेटते हो और सर लगता है तो पता नहीं लगता कि सुबह कब होगी, नींद आ जाती है। तो मतलब इतनी थकान होती है बॉडी में, क्योंकि आपने खुद को इतना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रखा होता है थ्रू आउट द डे कि आपको स्ट्रगल भी नहीं करना होता नींद के लिए। पता ही नहीं मतलब नींद कब आई और कब सुबह हुई। हाँ। कुछ मतलब लगा है कि अभी सोए और अभी सुबह हो गई। इतनी थकान होती है कि टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली पूरा दिन आपका ऐसे बटा हुआ है कि आपके 14 से 16 घंटे आपको कैसे निकलते हैं, आपको पलक झपकते ही पता नहीं लगेगा कि दिन खत्म हो गया। तो सर कभी भी ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई, कैसे अडेप्ट कैसे करती है बॉडी, क्योंकि इतनी हैवी ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइजेस होती है, तो क्या अडेप्ट करने में कभी टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? मेरा मानना है कि पूरा ना सारा गेम ही मेंटल है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना तो आप देखो बॉडी आप कितना झेल लेगी, कितना झेल लेगी। लेकिन जहाँ आपने सोच लिया कि हाँ यार मेरा बस थक गया, वहीं पे बॉडी छोड़ देती है। अडेप्टेशन जो है वो पूरा आपके मेंटल लेवल पे है कि क्या आपका है। लेकिन हाँ बहुत सारे लोग, मैं भी जब शुरू में आया था तो मुश्किल हुई थी। पहले 1 महीना 2 महीने मुश्किल होती है बिकॉज आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। आपको अडेप्ट करना पड़ता है। बट ट्रेनिंग प्रोसीजर भी ऐसा है कि एकदम से आदमी को तोड़ नहीं देते, उसको भी हल्के ट्रेनिंग को प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हैं सो दैट जो वहाँ पे कैडेट्स आए हैं, हम कितने आते हैं 17 साल 18 साल के लड़के होते हैं जब ज्वाइन करते हैं। एग्जैक्टली। और बाहर हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। कुछ लोग करते हैं जो सैनिक स्कूल से आए हैं, RIMC स्कूल से आए हैं, मिलिट्री स्कूल से आए हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहती है। लेकिन बाकी लोग जो जिनका कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है उनकी बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी रहती है। एग्जैक्टली। तो वो ट्रेनिंग ही इस तरह बनाई गई है कि हल्के आपका लेवल बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। सो सर ऐसा होता है कि आपने मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फोकस किया कि सब मेंटल गेम है, कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं आप हर एक चीज़ को अडाप्ट कर लेंगे इजीली, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो जब सिलेक्शन होता है तो क्या जो पैनल होता है वो मेंटल स्टेट भी देखते हैं? जब आपका इंटरव्यू राउंड वगैरह हुआ होगा, आपसे क्या बेसिक मेंटल हेल्थ के अराउंड भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? उधर तो सारा गेम मेंटल का होता है। वहाँ तो फिजिकल बहुत ही कम है। फिजिकल में अगर कोई बंदा छूट भी जाता है, थोड़ा पीछे भी रह जाता है, उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। बिकॉज फिजिकल तो आपको ट्रेनिंग करके आपको उस लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा। बट मेंटली अगर वो बंदा उस चीज को लेने को तैयार है या नहीं है, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होते हैं हमारे SSB, उसमें ये जज किया जाता है। तो वहाँ पे जब SSB आते, आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हो पहले, देन SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। वहाँ पे ये सब ग्रुप टास्क दिए जाते हैं। जब आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, आपको एक किसी टास्क के लिए लीडर बना दिया जाता है कि आप इस टास्क को कैसे खत्म करोगे, क्या करोगे। प्रेशर्स डाले जाते हैं उसके ऊपर कि अब आपने हल्का सा टास्क था वो क्लियर कर लिया, फिर उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देंगे और डिफिकल्ट कर देंगे कि कितना प्रेशर झेल सकता है आदमी। तो वो वहां से जज होता है। क्या अभी भी जितनी भी आपकी आर्मी की ट्रेनिंग्स रही हैं, लर्निंग्स रही हैं, आपको अपने थॉट्स को डिक्लटर करने में और क्लैरिटी मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं? बिल्कुल। आर्मी का जो ट्रेनिंग है वो इतना सख्त ट्रेनिंग है, वो कभी जाता नहीं है जिंदगी में। वो आई थिंक जब मैं जाऊंगा तभी मेरे साथ ही जाएगा। वो डिसिप्लिन एकदम खून में बस जाता है। वही मैं बताता हूँ कि टाइम जो मेरे को देते हो कोई भी,
तो मेरा होता है कि मैं उस टाइम से 10 मिनट पहले गेट के बाहर आके साइड में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि दिमाग में है कि यार ये टाइम है तो टाइम तो पहुंचना ही है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत मैटर कर जाती है। बहुत मैटर करती है। तो अगर टाइम लेट हो रहे हो तो खुद को लगता है अरे यार 1 मिनट लेट हो रहा है, आधा मिनट लेट हो रहा है, तो वो शुरू से इतना टाइमिंग का इतना डिसिप्लिन आपके अंदर डाल दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो वो आपकी मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाती है उससे। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे वहाँ पे आपने मेंशन किया था बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं और ट्रेनिंग होती है, काफ़ी हैवी ट्रेनिंग होती है, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी स्पेसिफिकली कुछ अलग एक्सरसाइज या ट्रेनिंग कराई जाती है? कुछ गेम्स होते हो? गेम्स, रिक्रिएशनल गेम्स होते ही हैं। शाम को हम जैसे गेम्स खेलते हैं, इवनिंग में हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सबका अलग अलग। देन हमारे पास हमारे उस टाइम पे क्लब एक्टिविटीज़ भी होती थी, जैसे अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए। किसी को एरो मॉडलिंग करना है तो हफ्ते में एक दिन शाम को 2-3 घंटे वो अपना वहाँ क्लब जाएगा, वहाँ एरो मॉडलिंग करेगा। किसी का कोई हॉर्स राइडिंग हॉबी है, वो हॉर्स राइडिंग क्लब जाएगा। सो वो एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, दोनों चीजें सब कुछ बैलेंस करके ही आदमी को डेवलप किया जाता है। आई मीन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्मी ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाती है इंडिविजुअल को। हर एक इंसान के लिए सीख है आर्मी से, जितनी भी आपने बात की। तो अगर हम सर और आगे बात करें, आपने ना अलग अलग टाइम्स में सर्व किया होगा, अलग अलग वेदर्स में सर्व किया होगा, तो क्या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वेदर चेंज होते रहते हैं, तो बॉडी इन सारी चीज़ों को कैसे अडेप्ट करती है उस टाइम पर? हमारे फौज में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एक्लेमेटाइजेशन। जब हम हाई एल्टीट्यूड में किसी की पोस्टिंग आती है, वहाँ जाना होता है, तो उसको पर्टिकुलर अलग अलग लेवल्स पे एक्लेमेटाइज किया जाता है। सपोज आप एक सियाचिन में जा रहे हो, हाई पीक्स पे जा रहे हो, तो नीचे जो है पहले एक बेस कैंप में होगा, वहाँ पे आपको 6-7 दिन रखा जाएगा सो दैट आप अडेप्ट हो। उसके ऊपर एक हाइट पे जाओगे, फिर वहाँ पे 6-7 दिन रहोगे, फिर एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, वहाँ पे थोड़े दिन बिताओगे, सो दैट आपकी बॉडी हल्के 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 एकदम से वो हार्श क्लाइमेट को झेलने के लिए तैयार रहे। दैट इज ट्रू। और इवन आर्मी ना एक डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं सिखाता है इंसान को। तो जब आप आर्मी में थे और अभी जैसे आपने अपना फील्ड स्विच किया है, उस पर भी हम बात करेंगे, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या वो डिसिप्लिन आज भी आपको हेल्प आउट कर रहा है और कैसे आप मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ को? डिसिप्लिन तो एक्चुअली देखा जाए तो आप सिर्फ आर्मी की बात छोड़ दो, कहीं पे भी अगर आप करो डिसिप्लिन, तो इट इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। अगर आपका डिसिप्लिन है, आप चाहे आर्मी में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो यू विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डू। एग्जैक्टली। तो वो हमेशा हेल्प करता ही है बाहर में, चाहे बाकी आदमी करे या ना करे, आपको अपना देखना है कि यू शुड बी वेल डिसिप्लिन्ड, ऑटोमेटिकली वो माहौल वैसा हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की बात की, एक डे कैसा दिखता है आर्मी पर्सन का उसके बारे में बात की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना जब हम हेल्थ की बात करते हैं, वो है खाना। तो अगर हम बात करें आर्मी पर्सन, तो उनको क्या खाने में दिया जाता है? उनका डाइट कैसा रहता है? कैसे उनकी डाइट इस तरह से बनाई जाती है कि वो इतने फिट रहते हैं और बैलेंस आउट हो जाती है चीज़ें इतनी ईजिली? डाइट तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे हम आजकल देखते हैं जिम्स वगैरह में प्रोटीन शेक्स और सप्लीमेंट्स, ये ऐसा कुछ नहीं है आर्मी में। आर्मी में हर एक का राशन बंधा हुआ है कि हर पर पर्सन के लिए इतना ग्राम हर रोज का आटा है, इतना चावल है, इतना बटर है, इतना तेल है, इतनी चीनी है। उसके हिसाब से ही खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम सपोज 3-4 आदमी खा रहे हैं, तो 3-4 आदमी का एक जगह जहाँ खाना बनेगा तो हमारे हिसाब से बनेगा। अगर सपोज मेरे को 250 ग्राम ऑथराइज है, 250 ग्राम ऑथराइज है, तो 1 kg का आटा एक दिन के लिए है, उतना ही खाना बनेगा। तो ये प्रॉपरली जितना आदमी को चाहिए होता है और कितनी कैलोरीज आती हैं, वो उस हिसाब से एक स्केल लेड आउट है आर्मी का। तो उस हिसाब से ही खाना बनता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सप्लीमेंट्स ये वो कुछ नहीं, नॉर्मल अपना इंडियन खाना तो सबसे हेल्दी माना जाता है। दाल चावल सब्जी पूरी, अंडा, नॉनवेज हो गया। कुछ दिनों में नॉनवेज भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन नॉनवेज मिलता है सबको। तो वो सब बना हुआ है, बैलेंस डाइट मिलती है प्रॉपर। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्मी पर्सन्स को बिल्कुल नहीं दी जाती है, अवॉइड करी जाती है उनकी डाइट में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो बिल्कुल अवॉइड की जाती है। हाँ, जैसे हमारा फास्ट फूड कभी नहीं देखा हमने। अच्छा? फास्ट फूड वहाँ बनता ही नहीं हमारे यहाँ पे। क्योंकि वो फास्ट फूड मटेरियल ही नहीं होता कि ये बर्गर्स वगैरह ये सब है ही नहीं।
कि ये सब आ रहे हैं, पिज्जाज आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। तो ये तो जब तक आर्मी में होते, जब हम छुट्टी पे आते थे तब बाहर आके खाते थे। तो फिर जब आप वापस जाते हो तब भी कुछ टेस्ट वगैरह होता है कि कितना वेट गेन कर लिया, एक पोस्चर मेंटेन करना होता है? आर्मी का सबसे अच्छी बात है एवरी ईयर, हर साल आपका मेडिकल होता है। वाओ। हर साल, और उसके अंदर सारा कुछ होगा, आपका वेट टेस्ट होगा, सारा ब्लड टेस्ट होगा, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड आपका जो वेट है वो आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट द ईयर। सो सर, ये तो हमने बात की कि किस तरह से आपकी लाइफ थी आर्मी में, और आपने डाइट पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया। अगर हम अभी की बात करें तो जब आर्मी में आप थे उस टाइप, जिस टाइप का आप खाना खाते थे, और अभी क्या कुछ चेंज है? आप सेम वही पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं? हाँ, अभी बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज अभी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है कंपेयर टू पहले जो होता था आर्मी डेज। हाँ, मैं करता हूँ, जिम करता हूँ, अपना फॉलो रूटीन करता हूँ, लेकिन स्टिल वहाँ जो रूटीन फॉलो होता था सुबह से शाम तक, वो भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैंने पूरा शिफ्ट किया अपने डाइट को। अभी मोर ऑफ क्या बोलूँ आपको, प्रोटीन हेवी डाइट, लेस ऑफ कार्ब्स। तो एज पर रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट, मैंने देखा है काफ़ी टाइम से, मैं देख रहा हूँ अपने काफ़ी सालों से अपने बॉडी पे ट्राई किया है मैंने, अलग अलग टाइप के खाने जो मेरे को सूट करते हैं, जो मेरे को हेल्दी रखते हैं, जो मेरे लिए फिट हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि जो मेरे लिए फिट है जरूरी नहीं है कि आपके लिए फिट हो। हर एक का बॉडी अलग अलग है। किसी को कीटो डाइट लगता है अच्छा, किसी को वो भी पहले क्या होता था, कौन सी डाइट्स आती थी, बहुत सारी डाइट्स निकली थी, एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, कीटो डाइट, आई थिंक कोई और भी बहुत तरह की बहुत सारी डाइट्स है, वीगन डाइट, अलग अलग निकालते रहते थे सब लोग। तो वो मेरा मानना वही है कि जो आपको सूट करता है वो लो, अप डाउन करके चेक करो, पता लग जाता है अपनी बॉडी को, सब सिग्नल्स देता है कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। और किस में आप हेल्दी रहते हो, अब किस में आपको मुश्किल होती है, ब्लोटिंग हो रही है, आपके मसल गेन नहीं हो रहा, वर्कआउट भी कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, तो वो सब आपको खुद पता लग जाएगा। एग्जैक्टली। तो अगर हम आपके दिन की शुरुआत की बात करें, आपका सुबह जब मॉर्निंग होता है, ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं, डिनर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाए कि एक फिट पर्सन क्या उनकी डाइट रहती है। आप पहले आर्मी में भी रह चुके हैं, अभी आप इतना एक्टिवली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से डाइट इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है? मॉर्निंग में तो मेरी शुरुआत जो होती है मॉर्निंग में, जैसे ही उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, 5, 5:30, हर रोज का अभी भी वही है रूटीन। अभी भी वो रूटीन वही है। अच्छा। उठ के पहले मेरा आधा लीटर पानी होता है, गर्म पानी आधा लीटर पीता हूँ। ठीक है। और उसके बाद पानी पीने के बाद एक ब्लैक कॉफी लेता हूँ। ओके, स्टिमुलेंट चाहिए बॉडी को। ओके। उसके बाद बिकॉज आफ्टर दैट, आफ्टर विदिन 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, आई गो टू फॉर माय वर्कआउट। आई गो फॉर माय वर्कआउट। कितने मिनट का रहता है आपका वर्कआउट? वर्कआउट डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है मैं बहुत हेवी वेट्स नहीं करता, बिकॉज मेरे को आर्मी में चोट लगी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। टॉक अबाउट इट। या सो मैं ज्यादा हेवी वेट्स नहीं करता, बट हाँ अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने स्विच ओवर किया है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ क्या ट्रेनिंग क्या शुरू की है। सो वर्कआउट किया, उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक लिया, प्रोटीन शेक से ही पूरा करता हूँ, बिकॉज आई हैव लेफ्ट नॉनवेज ऑल्सो। अभी नॉनवेज छोड़ दिया है मैंने, करीब 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छा, अंडे भी छोड़ दिए, सब कुछ सडन चेंज आ गया है। कुछ चेंज लग रहा है बॉडी में? नॉनवेज बॉडी में बहुत चेंज हो गया है। लाइक आई हैव लेफ्ट शुगर नहीं लेता बिल्कुल, एंड नॉनवेज छोड़ दिया, अंडे छोड़ दिए। तो हाँ, बॉडी अभी वो ब्लोटिंग वगैरह वो सब खत्म लग रही है मेरे को अपने आप। सो मॉर्निंग में जनरली प्रोटीन शेक ले लिया, उसके बाद अपना तैयार वैयार हुए, नहाए धोए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो आई टेक एवोकाडो लेता हूँ, एक एवोकाडो टोस्ट लेता हूँ। ओके, नाइस। उसके साथ कुछ बादाम लूंगा, और अगर ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ा सा एक शेक बना लूंगा, ये अपना एप्पल डाल के, एप्पल एंड थोड़ा सा ओट्स डाल के, ये कोकोनट मिल्क। ओके। आई अवॉइड मिल्क ऑल्सो। अच्छा, सूट नहीं करता है या फिर अवॉइड करता हूँ, मिल्क अवॉइड करता हूँ। ओके। तो इसके अंदर थोड़ा सा शेक ले लूंगा, तो ये ब्रेकफास्ट में इसमें काम हो जाता है मेरा सारा। परफेक्ट। थोड़ी बाद में भूख लगी है तो थोड़ा सा दही के अंदर थोड़ा चिया सीड्स डाल के मट्ठा टाइप बना दिया। यस। वो ले लिया। देन लंच में नॉर्मल आपका राइस, व्हीट भी अवॉइड करता हूँ मैं। थोड़ा सा राइस लिया, दाल, सब्जी। ओके। एंड सैलेड, लॉट ऑफ सैलेड्स। ये मेरा लंच है, सिंपल। परफेक्ट। 3:30-4 बजे आई टेक वन मोर ब्लैक कॉफी। ओके। 3:30-4 बजे एक ब्लैक कॉफी हो जाती है मेरी। 6:30-7 बजे मेरा डिनर हो जाता है। इतनी जल्दी? हाँ, उसके बाद मैं अवॉइड करता हूँ कुछ खाना। वाओ।
जब तक सूरज है, मतलब सूरज जब होता है, जब तक है, हाँ तब सारा मील खत्म कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उससे पहले पहले मेरा मील खत्म हो जाए। आई थिंक यही है क्या आपकी फिटनेस का राज, मतलब इतने उससे साल तक आपने एक आर्मी में सर्व किया, देन उसके बाद आपने अपना पैशन फॉलो किया, यू आर अबव 50 इयर्स ऑफ एज, और इस तरह से फॉलो करना क्या कहीं ना कहीं यही है आपकी फिटनेस का फंडा फॉर्मूला? ये मैंने एक्चुअली बाहर आके शुरू किया है। फौज में ये फॉलो नहीं हो पाता था, बिकॉज वहाँ रूटीन डिफरेंट होता है। यस और ये फॉलो भी अभी मैंने आई थिंक 1-1.5 साल से शुरू किया है कि कट डाउन कर दिया है अपना डिनर। हाँ और टाइमिंग उसको पहले कर दिया है 6:37। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। मैं देखा है कि पेट साफ रहने लगा है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती, सुबह उठ के बहुत फ्रेश फीलिंग आती है। क्योंकि जब तक सोते हैं हम, आई स्लीप बाय 10-10:30 लेटेस्ट। तो तब तक खाना वाना सब हजम हो जाता है। हाँ, उसके बाद भी एक्सरसाइज या कुछ वॉक वगैरह पे उसके जाते हैं बाद हाँ, आई मेक इट अ पॉइंट के दिन में एक्सरसाइज के सिवाय 10,000 से 12,000 स्टेप करने ही करने हैं। वो अलग से, नॉट एक्सरसाइज को मैं काउंट नहीं करता। उसके सिवाय 10 से 12,000 स्टेप्स करने ही करने हैं। ओके तो आपने ना एक चीज मेंशन की थी कि आपने एक्सरसाइज को कुछ चेंज किया है अपनी, तो उस पे यू वर सेइंग कि आप इस चीज को आगे एलैबोरेट करें, तो वो बताइए किस तरह से आपने चेंज किया जब आप आर्मी में थे, और अभी क्या मेजर चेंज आया आपकी एक्सरसाइज पैटर्न में? आर्मी में मोर ऑफ आपका फ्री हैंड एक्सरसाइज होती थी। अच्छा, जैसे पुशअप्स हो गए, भाग रहे हो तो अलग अलग टाइप के उसमें ड्रिल्स करवा देते हैं, भागते हुए जाना, टच करना, वापस आना, ये करना। देन पुलअप्स हो गए, देन रोप क्लाइंबिंग होती थी उधर, जो रोप चढ़ते हैं ऊपर। सो दोज वर द बेटर एक्सरसाइजेज आई फाउंड रादर देन हम जो जिम करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज उसके अंदर जो शोल्डर्स और ये सब बनते हैं, आपका चेस्ट बनता है, तो बहुत पूरा बॉडी मूवमेंट होती है और आपको जल्दी आपका बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। वो सिर्फ शो के लिए नहीं होता, स्ट्रेंथ भी साथ में दे देता है। बट हम जब जिम में जाते हैं, मशीन्स के साथ जाते हैं, उसमें डिफरेंट आ जाता है, आपका पूरा जॉइंट्स पे जोर पड़ता है। थोड़ा सा ज्यादा वेट्स अगर हो गए तो आप उसको उठाने के चक्कर में काफी लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं जिम में जाके, कहीं चोट आ जाती है, कहीं मसल टेयर होता है। तो दोस थिंग्स आर वेरी वेरी रेयर इन फ्री हैंड एक्सरसाइजेस। Obviously. तो उसको देखते हुए मेरे पास अभी, जैसे धर्मशाला में रहता हूँ मैं, तो वहाँ मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ आसपास। तो मैंने अपना गधा होता है, मुदगर और गधा, वो शुरू किया। तो उससे आई फाउंड कि आपकी मूवमेंट भी बड़ी अच्छी रहती है, आपके जॉइंट्स बहुत अच्छे खुलते हैं, आपका बॉडी भी वैसे ही बनती है जैसे आप जिम में बनाते हो। एग्जैक्टली क्या कभी ऐसा होता है बॉडी में सोरनेस हो जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएं, तो ऐसी सारी चीजें भी होती हैं? इसके साथ मैंने देखा नहीं है। नहीं है? इसके साथ नहीं है। जो सोरनेस और स्टिफनेस मेरे को जिम के साथ आती थी, वो इसके साथ नहीं आती। वाओ। सो सर, आपने बताया था कि आपको इंजरी हुई थी, तो उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको आई थिंक नेक में और स्पाइन में इंजरी हुई थी, तो वो क्या था, वो किस वजह से हुई थी, और वो पूरा फेज आपका कैसे था? स्पाइन में तो काफ़ी पहले हो गई थी, बिकॉज जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो आई वॉज इन जिमनास्टिक्स टीम में था उसमें। अच्छा हाँ। तो उसमें एक हाई हॉर्स होता है जो 6.5-7 फीट ऊपर होता है, और उसके ऊपर आप स्प्रिंग बोर्ड से जंप करते हैं, उसके ऊपर समरसॉल्ट्स करके अलग अलग टाइप करके दूसरी तरफ जाना होता है। तो उसके अंदर वो पोजीशंस दिखानी पड़ती हैं, अपनी बॉडी एकदम स्ट्रेच होनी चाहिए ऊपर हवा के अंदर, अलग अलग टाइप के उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो करते टाइम मेरे को पीछे एक बहुत तगड़ा सा झटका लगा था, वो उसके वजह से वो सारा जिंदगी रह रहा था हमेशा। तो हर 2-3 साल के बाद फिर आता था, एकदम से आता था। उस बाद में फिर एक दिन हम भाग रहे थे वहाँ पे मॉर्निंग में, तो मैंने वो कैप पहना हुआ था, ऐसे जो कैप होता है जिसके आगे पी लगा होता है। तो वो बारिश हो रखी थी, नीचे कीचड़ वीचड़ से बचाते हुए भाग रहे थे, तो आगे एक पेड़ का तना गिर गया था, एक बड़ी सी टहनी गिर गई नीचे, तो वो सर पे आगे लग गई थी। तो सर पे सीधा लगा तो मेरी बॉडी आगे चली गई, गर्दन पीछे रह गया, सो आई जस्ट फेल सीधा। उसके वजह से यहाँ पे जो डिस्क होती है C5 C6 वो बाहर आ गई। सो दैट हैज कम आउट एंड दैट इज इम्पिंजिंग माय स्पाइनल कॉर्ड। तो उसकी वजह से थोड़ा लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम आती है मेरे को बीच बीच में। जब वेदर चेंज होता है तो दर्द शुरू हो जाता है, तो उस टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। वो कॉलर वॉलर में रखा, फिर उन्होंने बोला सर्जरी करवा लो, फिर कुछ डॉक्टर्स ने मना किया कि मत करवाओ, तो फिर आई टुक अ चांस कि ठीक है नहीं करवाता सर्जरी। एंड फिर उन्होंने मना किया कि यू कैन नॉट राइड अ 2-wheeler, you cannot do swimming, you cannot do weight training, you cannot play tennis, you cannot play badminton, nothing. And I was totally into sports.
या ऑब्वियसली तो सडनली एकदम से थम सा गया कि अरे ये क्या हुआ धक्का सब लगा कुछ। होगा। तो फिर एक डॉक्टर मिला, उसने मेरे को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग किया, तब मेरे को लगा झटका कि सडनली यार ये क्या हो गया, क्या एकदम से होगा? कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं तो। एंड आई गेन वेट, आई सडनली बिकेम 95 kgs। ओह गॉड। बिकॉज जब आप माइंड ऑफ स्टेट वैसा हो जाता है तो आप खाते भी हो जो मर्जी, हाँ, अपने बिंज हाँ, वॉचिंग करते हो, ईटिंग करते हो। और एक्सरसाइज तो वैसे ही नहीं है। तो ही जस्ट कंसल्टेड मी कि यार क्या हुआ तेरे को, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिट तो है, सब कुछ कर पा रहा है, कर हल्के हल्के शुरू कर, तू गोल्फ शुरू कर, उससे थोड़ा सा तेरे को अच्छा लगेगा, बाहर जाएगा। तो Yeah. मैंने गोल्फ थोड़ी सी सीखी, या स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, फिटनेस आई। तो उसके बाद फिर मैंने हल्के 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 जिम शुरू किया कि हल्के हल्के वेट्स उठाता हूँ। तो वो करते 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 अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया। डॉक्टर ने बोला कि यार अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, दैट इज द ओनली ऑप्शन अगर आप Yes. सर्जरी नहीं जाना चाहते। हाँ। आई वॉज देन, उसके बाद फिर मैंने बाइक खरीदी, आई गॉट इनटू बाइकिंग, दिल्ली से गोवा, Oh ये God. खजुराहो, पूरा पंजाब, पूरा ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने मना किया था कि आप हाँ, बाइक नहीं चला नहीं सकते। चला, तो ये सब किया। आई गॉट इनटू हार्ले गैंग, हार्ले थी मेरे पास, तो हार्ले के साथ घूमते रहता था सारा टाइम। नाइस। वो सब किया। फिर उसके बाद जब आर्मी छोड़ी, तब तक थोड़ा सा ठीक हो गया था काफी, मतलब ठीक क्या, मतलब आपके मसल स्ट्रांग हो गए थे। मतलब तब तक आप थे आर्मी में जब ये हाँ, इंजरी हाँ, हुई थी और ये ट्रीटमेंट चल रहा था? ये सब। अच्छा। ट्रीटमेंट तो कुछ था नहीं, बस वही था कि आपको अपने मसल्स को स्ट्रांग रखो, स्ट्रॉन्ग करना है। सो दैट ये प्रॉब्लम ना आए। ओके, तब तक आप सर्विस में थे? तब मैं लेकिन सर्विस में। ओके, ठीक है। तो सर्विस में बाहर निकला तो तब भी मेरा वेट इतना नहीं था, बिकॉज इतनी हैवी वर्कआउट नहीं कर सकता था। तो स्टिल आई वाज अराउंड 80 प्लस, 85 प्लस के करीब था जब मैं आर्मी छोड़ी थी। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे लुक बनाया, तो उसके बाद जैसे ही मेरे को काम मिलना शुरू हुआ, देन आई स्टार्टेड शेडिंग ऑफ माय वेट, एंड देन आई गॉट इनटू प्रॉपर ट्रेनिंग विद अ पर्सनल ट्रेनर। फिर मैं खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, पढ़ा काफी कि किस तरह से मसल को ट्रेन करूं, क्या करूं, कौन सी एक्सरसाइज करूं। देन आई डू इट माई सेल्फ अभी। तो फिर सर आपका मॉडलिंग में जो आपने स्विच किया, उसका क्या मोटिवेशन था? क्या यही स्टोरी थी कहीं ना कहीं मोटिवेशन, या पहले से इंटरेस्ट था शुरुआत से? आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके। इनफैक्ट इससे पहले ना तो मेरे को कोई पिक्चर के बारे में पता होता था जब मैं आर्मी में था। कौन से पिक्चर लगी है, क्या लगी है, टाइम होने के बावजूद भी हम जब दिल्ली में ही पोस्टर था, ये तक पिक्चर यार छोड़ यार, कौन जाएगा पिक्चर, 3 घंटे टाइम वेस्ट। मेरे को वो लगता था कि 3 घंटे टाइम वेस्ट है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था मैं। अच्छा। जब मैंने आर्मी छोड़ दी थी और ये ऐसे दाढ़ी बना दी, कि उससे पहले मैं कलर करता था, हेयर कलर करता था, एंड आई वाज अ क्लीन शेवन पर्सन। आर्मी में अलाउड नहीं होती दाढ़ी, तो एंड मूंछ भी नहीं रखता था मैं। अच्छा। तो आई वाज अ क्लीन शेवन पर्सन। तो इस ऐसे लोग के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, उसके पहले बताता हूँ मैं कि हैदराबाद में ही मैं जिस दिन आर्मी छोड़ी ऐसे बैठा हुआ था। ठीक है। तो मैं एक लोकल बार्बर के पास गया, मैं लगा यार इसको थोड़ा ठीक कर दे, बहुत टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, क्योंकि पहली बार दाढ़ी उगा रहा था मैं। एग्जैक्टली। तो बोल रहा आप कबाली जैसे लग रहे हो। तो मेरे को नहीं मालूम था क्या कबाली कर रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि वो मूवी है, रजनीकांत की मूवी है। मतलब क्या कबाली, मेरे को नहीं मालूम। फिर उसने अपना यूट्यूब लगा के मेरे को कबाली दिखाया कि मतलब हाँ ठीक है यार, मेरा जो जैसे तेरे को करना है कर ले यार। उसने ठीक ठाक किया। उसके 3-4 दिन के बाद आई वॉज एट द एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट में एक बंदा साथ में बैठा हुआ था, 2 सीटें छोड़ के। वी वर वेटिंग फॉर द फ्लाइट गेट के पास। तो वो मेरे पास उठ के आया कि आप मेरी मूवी में काम करोगे। ओह गॉड। तो मेरा यार पता नहीं कौन है क्या है, मैं ठीक कर लूंगा, मेरे को तो कोई सोचा नहीं कभी कुछ नहीं। Exactly. उसने मेरा ईमेल आईडी लिया एंड ही वाज गोइंग टू बैंगलोर, आई केम टू दिल्ली एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग देयर वाज अ स्क्रिप्ट इन माय मेल। तो लेकिन हुआ नहीं कुछ उसका आगे, कुछ बड़ी नहीं बात क्या हुआ। तो मैंने 1-2 दोस्तों को यहाँ बताया, वो बोलते हैं तेरा लुक तो अच्छा है, तो ये ट्रेंड हो रहा है अभी। दैट वाज 2016। तो मॉडलिंग कर ले। मैं चलो कर लेता हूँ। फिर ढूंढा एक कैसे करते हैं, किसी ने बताया कि पोर्टफोलियो चाहिए, एक फोटोग्राफर ढूंढो। एक फोटोग्राफर ढूंढा, उसको बोला यार पोर्टफोलियो बना दे। तो एंड वो फोटोग्राफर भी आया मिलने के लिए, बोला ठीक है मैं इतना पैसा लूंगा, आपका कल आ जाना ये। ठीक है, चले गए अगले दिन। तो बोला था मैं 3-4 घंटे में खत्म कर दूंगा। मैं ठीक है ओके। वो लग गए 8-10 घंटे लग गए, करते जाए, फोटो खींची जा रही है। तो फिर वो शाम को जब वाइंड अप हो रहा था तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, फोटोग्राफर और मैं और सब उनकी टीम।
तो बोले सर मैंने सोचा था, बोला फ्रैंकली बताऊंगा आपको कि कल जब आपसे मिला था मैं, तो मैंने सोचा था कि मेरे को ये पैसे मुफ्त के मिल जाएंगे, ये इसको ऐसी शौक है, मैं खींच दूंगा फोटो, काम खत्म। हाँ। पैसे। लेकिन मैं जैसे फोटो खींच रहा हूँ इतनी अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं आपकी, वाओ। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया मेरे को कि ठीक है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे इस इंडस्ट्री में घुसना है। मैं तो जो जैसे थोड़ा बहुत पता लग रहा था वैसे घुसे जा रहा था। 2 दिन के बाद इसी फोटोग्राफर का फोन आया मेरे पास, बोला आप क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, खाली बैठा हूँ। बोला आ जाओ दिल्ली सीपी आ जाओ। मैं क्या हुआ? बोला यहाँ एक किसी का मैं शूट कर रहा हूँ, उनको आपकी फोटोज में एडिट कर रहा था बैठ के, तो उन्होंने देखी, बोला ये इनको बुला लो हमारे लिए। अच्छा। तो बोला पैसे नहीं देंगे ये, लेकिन इनको क्योंकि ऑलरेडी मॉडल्स आ रखे हैं, शूट हो रहा है आप देख लो, आपकी मर्जी है, अगर आना चाहते हो आ जाओ। मैं ठीक है आ जाता हूँ यार, पता लग जाएगा शूट होता कैसे, ये भी नहीं पता था मेरे को। तो मैं चले गया। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री इनटू मॉडलिंग। और कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा था कि आर्मी को छोड़ के मैं अपना बाइक टूरिंग कंपनी खोलूंगा और यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे अच्छा लगने लगा, मेहनत की, फिर मैंने वो बाइक टूरिंग कंपनी वाला सोचा भी नहीं, और देन फुल टाइम इसके अंदर। तो अभी जैसे आपने अपनी स्टोरी जो बताई, बहुत ज़्यादा आई थिंक ये होता है ना कि लाइक टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वाला चीज़ आपके साथ हुआ कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे थे, वो आप पर्सन से मिले, फिर उन्होंने आपको इनवाइट किया। तो बहुत कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पहले मैं मानता था लक फैक्टर, अभी हाँ। लेकिन लक फैक्टर नहीं मानता। अभी मानता हूँ कि कोई एनर्जी है जो ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। वाओ। अभी वो लगता है कि जो ये वी आर, मतलब जैसे चेस होता है ना, खेलने वाला कोई और है ना, कोई है जो सब कुछ प्लान करके आपको रखा हुआ है। तो अब मेरा बिलीफ टोटल हुआ है कि somebody is there who, मतलब जो मेरे को प्रोटेक्शन देता है। सो सर फिटनेस तो ना जब आप आर्मी में थे तब भी आपने मेंटेन की थी, और अभी मॉडलिंग में एक्टिंग के करियर को आप फॉलो करें, उसमें भी कहीं ना कहीं फिटनेस फॉलो करनी होती है, फिट एक आपको फिजिक मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आपको लगता है क्या मेजर डिफरेंस क्या है दोनों तरीके की फिटनेस में? जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में आपको एक प्रॉपर एक बॉडी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, आपने भी मेंशन किया था कि एक आपको वेट फॉलो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, और जब मॉडलिंग हम एक्टिंग के प्रोफेशन में आते हैं तो रोल के हिसाब से हमारी बॉडी को भी कभी श्रेड करवाना पड़ता है, कभी बल्की हो जाती है, तो वो सारे चेंजेस अडाप्ट करने में किस तरह का प्रोसेस रहता है? आर्मी में तो बिल्कुल जैसे अलग ही हो गया आपका कि बेसिकली वी आर मोर इनटू मेंटल स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ होना चाहिए बॉडी में, सो दैट मेंटल और फिजिकल बैलेंस हो सके। हमारे इधर बाकी इंडस्ट्री में, इस मॉडलिंग में और अपना फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं काम करने के, बट जो फिजिकल स्ट्रेन होता है वहाँ पे जैसे आर्मी में था वो वैसा नहीं होता। यहाँ पे हमें अगर जैसे मैं मॉडलिंग जब करता था तो मेरे को बॉडी ऐसी चाहिए जैसे कि क्लोथ्स उसके ऊपर अच्छे लगें। बेसिकली आपने देखा होगा कि क्लोथ्स अच्छे लगने चाहिए बॉडी के हिसाब से, जो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बॉडी इसलिए वैसी मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे स्ट्रेंथ हो या ना हो उस बॉडी में। लाइक अभी बीच में काफी ट्रेंड चला था कि बहुत पतले मेल मॉडल्स भी चलते थे, बिकॉज वो यूनिक लगते हैं। कुछ क्लोथ्स उन पे अच्छे लगते हैं। आजकल वो ओवर साइज का भी फैशन आया था, तो उनके ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडल्स वैसे होते हैं, तो कुछ लोग वैसे मेंटेन करते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको अप डाउन करना रहता है। तो क्या अलग अलग डाइट्स फॉलो करनी पड़ती है उसके लिए? खाने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने एक रोल किया था मूवी में, उसमें मेरे को बल्क करना था, चौड़ा दिखना था और चौड़ा। तो मैं बहुत खाना खाता था और बहुत एक्सरसाइज भी करता था। सो मेरे को कैलोरी इंटेक बढ़ानी पड़ी, सो दैट मेरी बॉडी और चौड़ी लगे, और एक्सरसाइज भी वही की, सो दैट शोल्डर्स और ये विंग्स जो है अगर ब्रॉड कर दूंगा तो मैं फ्रेम में बड़ा लगूंगा, स्क्रीन पे बड़ा लगूंगा। चाहे बाकी मेंटेन किया ना किया, लेकिन वो फ्रेम जो है वो वी शेप दिखना चाहिए बॉडी का, तो वो उस पे जोर था मेरा। बाकी में किसी में आपको नॉर्मल, अगर आपका बिजनेसमैन बन रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। आप नॉर्मल जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्लोथ्स विल कवर। एंड हाँ, जो भी कपड़े पहनते हैं वो
ठीक लगने चाहिए, ठीक लगने चाहिए। सर ऐसा भी होता है जैसे आपने बताया आपने एक रोल के लिए अपनी बॉडी को बल्क किया, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे खाना खाया, तो बैक टू जब नॉर्मल लाइफ आते हैं, रोल खत्म हो गया, अब नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि फिर डाइट पे स्विच करना, एक अलग डाइट पे स्विच करना? नहीं, कॉम्प्लिकेशंस तो तभी होते हैं मेरे वाले अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हो। बट अगर आप अपना प्रोसेस को टाइमली लो, आराम से प्रोसेस, लेट इट बॉडी हील इटसेल्फ, तब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने एक और मूवी की थी, तो जो कॉस्ट्यूम वाला था वो सेम बंदा था उस मूवी में और इस मूवी में। तो उसने क्या किया, वो कॉस्ट्यूम मेरे उस हिसाब से बना दिया। अच्छा। तो जब यहाँ लेके आया तो बोले आप तो बहुत पतले हो गए। तो मैं बोला पतला नहीं हुआ, मैं नॉर्मल आ गया हूँ, उसके लिए मैंने अपने आप को बड़ा किया था। तो उसने जो ट्राउजर्स थी ये सब कुछ बड़े बड़े बना दिए थे, कोट्स भी खुले खुले बना दिए थे। तो फिर उसने दोबारा उसको चेंज किया। आप 50 की एज पर भी इतने ज़्यादा यंग लगते हैं, इतने ज़्यादा फिट लगते हैं। आजकल लोगों के अंदर एक ये भी रहता है मिसकंसेप्शन कि अब तो एज बहुत होगी, अब फिट होके करना क्या है, अब तो हमने जी ली अपनी ज़िंदगी जितनी जीनी थी। तो ऐसे लोग जो सोचते तो हैं कि फिट रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें उनको रोक लेती, एक स्टेप बैक लेने पर मजबूर कर देती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? अपने साथ हम ये बॉडी लेके ही आए थे, तो जब तक ये बॉडी है तब तक ठीक है। exactly. और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। हाँ. कोई बाकी आप देखो सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं। आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, व्हाटएवर इट इज, वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। खाना पीना ये वो सब जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है वो आप अच्छा रखो। आपकी बॉडी ही आपको अभी तो पता नहीं लगता, लेकिन आफ्टर सम टाइम वही आपको सपोर्ट करेगी। होता है। बाकी चाहे कोई करे या ना करे, किसी के ऊपर रिलाई भी ना करो, ना कोई एक्सपेक्टेशन रखो किसी से, लेकिन अपने ऊपर आप इतना तो कर सकते हो कि अपने आप को फिट रखो, सो दैट अगर इस दुनिया से जाओ तो तकलीफ में मत जाओ। मेरा वो कहना, जाना तो है ही जब सबने, तो जिस दिन भी जाओ एटलीस्ट बिना तकलीफ के जाओ, और किसी पे बोझ बन के भी मत जाओ। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। देखो अगर कोई भी, अगर मेरा बच्चा भी, अगर मेरे को वो एज अ पेरेंट अगर मैं बिस्तर पे पड़ जाता हूँ तो वो ध्यान तो रखता है, सब कुछ करेगा, लेकिन आप डिपेंडेंट हो गए ना उस पर। तो आप अपना रखो, बॉडी फिट रखो। एक्चुअली बॉडी अगर फिट रहती है ना तो आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अपने आप को आप शीशे में देखो तो आप अपने डिफरेंट नजरिए से देखते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यही एक चीज है जो आपके साथ रहनी है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो इसी के ऊपर बनता है। तो सर अगर जिनको अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, उनके लिए आपका क्या फिटनेस फंडा रहेगा, क्या ऐसे रूल्स रहेंगे जो उनको फॉलो करने चाहिए ताकि वो एक फिट लाइफ जी सकें, और जो मिसकंसेप्शंस की हमने बात की, जिस तरह का सोच की हमने बात की, वो कहीं ना कहीं उससे खुद को बचा सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें? देखो एज तो एक नंबर है सीधा। इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड टैगलाइन जो सदियों से चल रही है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। एज तो सिर्फ एक दिखाने के लिए है ना, कि हमारे में होता है कि अरे 50 से ऊपर हो गया, अब क्या फायदा। वो सोच को बदलना जरूरी है। बोला एक्चुअली जिंदगी तो अभी स्टार्ट हुई है ना, अभी आप सब जिम्मेवारियां खत्म हो गई, आप जियो, अपने लिए जियो। Exactly. अपने जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि हम लोग कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने। तो मेरे को इस चीज में बहुत अच्छा रहता है, जैसे बाहर का आउटसाइड का कल्चर, इसमें एक पॉइंट अच्छा लगता है मेरे को, कि वो लोग शादी और बच्चे हुए ना बहुत लेट करते हैं, खुद को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर बाद में हम लोग उल्टा होता है, हमारे शादी बच्चे पहले कर लो, तब आप फंस जाते हो उस जाल में, और जब तक आप प्रायोरिटाइज करते हो तब तक आपके घुटने बोलने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो बल्कि ये उल्टा करो, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि पहले दिन से अपनों को प्रायोरिटाइज रखो। प्लेन में भी पहले बोलते हैं ना कि पहले अपना मास्क लगाओ, खुद लगाओ, फिर साथ में बच्चा बैठा है या कोई बूढ़ा है उसको लगाओ। तो यही अपनी जिंदगी में भी फॉलो करना है, जो हम करते नहीं हैं। एग्जैक्टली। सो सर जैसे आर्मी का हमने बहुत बात की है कि आपने आर्मी में सर्व किया है और अभी आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, एक्टिंग को फॉलो कर रहे हैं, वो जो डिसिप्लिन था क्या आप अपनी फैमिली में भी कहीं ना कहीं वो मेंटेन करते हैं? किस तरह से रहता है? लाइक आप पेरेंट हैं तो किस तरह से अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं? आपको लगता है वो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं? बहुत मुश्किल है।
क्योंकि आप तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और लोगों का, बच्चों का टाइम होता है सुबह 4 बजे सोना। एग्जैक्टली। तो इट इज बेटर कि जो जैसे जिंदगी जीना चाहता है वो जियो। ऑटोमेटिकली टाइम अगर नहीं सीखता कोई तो अपने आप टाइम इसको सिखा देगा। जब एक बार काम करने लगेंगे बाहर, सीख जाएंगे। अब जब आप भी यहाँ पे जॉब नहीं करते थे तो उससे पहले आपका डिफरेंट रूटीन था। एग्जैक्टली। जब यहाँ काम शुरू किया है तो अपने आप रूटीन अपने आप फॉलो चेंज हो गया। बुरा लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने आप ही उसमें एडजस्ट हो जाते हो। तो अब सब बड़े हैं, इफ यू आर अबव 18, 19, 20 इयर्स, 21 इयर्स, तो आपकी सोच है। और ये जनरेशन बहुत बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है। तो हम पुराने हैं, हाँ एक्सपीरियंस है, बट ये जनरेशन बहुत आगे है, बहुत दिमाग है इनमें, एंड बहुत कुछ करते हैं ये लोग। सो आई विल नॉट ट्राई टू फोर्स के ये करना। अपने आप जब समझ आ जाएगा तब अपने आप स्विच ओवर हो जाएगा अंदर। I mean, लोग खुद की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। तो सर हमने बहुत बात की है आपकी जर्नी के बारे में, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। किस तरह से आपने जो अपने करियर स्विच किए हैं और अभी भी आप एक इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर मैं आपकी आर्मी डेज की बात करूँ, कुछ मेमोरी है कुछ ऐसी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, जिसने आपकी लाइफ चेंज की हो, या कुछ एक ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया हो? हर टाइम तो आर्मी में होता ही है कि आपको एक ऐसा टास्क मिल जाता है कि हर जगह आपका टेस्ट तो रहता ही है। जब आप आर्मी में हैं हर दिन आपको टेस्ट देना है, लेकिन कोई स्पेशल मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? आर्मी में बहुत मेमोरीज हैं, बिकॉज इतने साल बिताए हैं, 4 साल ट्रेनिंग, 21 ईयर्स इन यूनिफॉर्म। हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट आता है जब आप ऑफिसर बनते हो ना, 4 साल ट्रेनिंग के बाद, एंड आपके पेरेंट्स आते हैं उस दिन और वो आपके कंधों पे पिप्स लगाते हैं। तो वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही यादगार टाइम होता है, और उसी के लिए आप काम कर रहे होते कि उस दिन मेरे पेरेंट्स आएंगे और मेरे कंधों पे स्टार्स लगाएंगे। और मेरे फादर, फॉर्चुनेट था कि मेरे फादर उस टाइम पे आर्मी में थे, वो यूनिफॉर्म में आए और पेरेंट्स ने, मदर फादर ने पिप्स लगाया। तो दैट इज द टाइम के वो, मतलब वो मोमेंट जो है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो कह सकते हैं आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था वो? दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि वो मैंने बचपन से सोचा था और फाइनली वो उसको अचीव किया। और अचीव करने के साथ जो सबसे क्लोज थे उस टाइम पे मेरे फादर मदर, वो थे वहां पे मेरे साथ, और उनके हाथों लगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? I mean, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इवन आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, क्योंकि मैं वो चीज़ फील कर पा रही हूँ कि कैसा फील होता है उस टाइम पे जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपके साथ आपके लोग होते हैं फैमिली के, उनके साथ आप शेयर करते हैं अपनी खुशी को, तो वो एक अलग लेवल का हैप्पीनेस होता है। तो सर ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर जो आपने टिप्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए, जितने भी इंसाइट शेयर किए हैं, उनको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। अब उनको पता है कि एज सिर्फ एक नंबर है और आप जब चाहें तब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं, जब चाहें तब अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एट लास्ट कुछ और आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकें और बहुत सारी जो भी चीज़ें आपने बताई उनको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें? सबसे ज़रूरी जो मैं बताना चाहता हूँ यंगर जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ऊपर है, लेवल आप लोगों का बहुत ऊपर है। सिर्फ अगर आप डिसिप्लिन अपने ज़िंदगी में डाल दो ना, सो यू कैन टेक एवरी, मतलब टू योर नेक्स्ट लेवल, यू विल बी ऑन, मतलब वे अहेड। और ये सब सिर्फ आपको ही मदद नहीं करेगा, हमारे पूरे देश को मदद करेगा। वो बहुत ज़रूरी है ये डिसिप्लिन। बस एक चीज़ डाल लो, क्योंकि बाकी मैंने देखा है कि इतनी नॉलेज है, इतना टेक्नो सेवीज हैं, मेरे को खुद समझ नहीं आता है कि फ़ोन में क्या क्या है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे भी आईफोन्स में पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं। तो वो एनवायरनमेंट ऐसा है, उनके पास नॉलेज है एंड दे आर फियरलेस। बट आज आपकी जनरेशन सब फियरलेस है, वो देखा है मैंने, वो रिस्क लेने से डरते नहीं है। कितने सारे स्टार्टअप्स खुले हैं, लोगों ने पैसा कमाया है, पैसा गवाया भी है, बट स्टिल लगे हुए हैं सारे स्टार्टअप्स के लिए। दे आर फियरलेस। पुट डिसिप्लिन इनसाइड यू एंड दैट विल टेक यू टू स्काई। Thank you so much, sir, for such an insightful session, for joining us. And I'm sure जो भी information आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस जो भी शेयर किए हैं, उनको काफ़ी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाएंगे इन सारी चीज़ों से, और एक पॉजिटिव पुश उनको मिलेगा टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक फिटनेस वाली चीज़ वो अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।